आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है और इस वीडियो के दौरान हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या आज 23 साल के बाद में पाकिस्तान कारगिल वॉर को रिपीट कर सकता है। देखिए, इस वीडियो का मकसद है ये समझना कि कारगिल वॉर के बाद में इंडिया में क्या क्या चेंजेस आए हैं। 29 जुलाई यानी कि 29 जुलाई 1999 में एक कमेटी का गठन किया गया था जिसको कहा गया था कारगिल रिव्यू कमेटी यानी कि KRC। इस कमेटी की तरफ से बहुत ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की गई थी और इस कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के बाद में बहुत सारे रिकमेंडेशन दिए गए थे। ये रिकमेंडेशन थे नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, इंटेलिजेंस को लेकर, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस को लेकर, बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर, डिफेंस बजट को लेकर, मॉडर्नाइजेशन को लेकर, नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट और एपेक्स डिसीजन मेकिंग को लेकर, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर, मीडिया रिलेशन और इंफॉर्मेशन को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर, सिविल और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में तालमेल को लेकर और लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर एक डिक्लेरेटरी पॉलिसी को लेकर। इनमें से बहुत सारी चीजों के ऊपर काम हुआ है और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी काम किया जाना बाकी है। अगर हम लोग पूरी कारगिल वॉर को ध्यान से समझें तो इसकी शुरुआत की गई थी पाकिस्तान की तरफ से उन मौकों का फायदा उठाकर जब नॉर्मली हार्श वेदर के चलते हिस्टोरिकली इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी हाई माउंटेन्स के ऊपर मौजूद अपनी पोस्ट को छोड़कर नीचे आ जाते थे और इन पोस्टों पर कोई नहीं होता था, तब पाकिस्तान की तरफ से इन पोस्ट के ऊपर अपने इंट्रूडर्स को बिठा दिया गया था और बाद में जब वेदर ठीक हुआ था तब इंडियन पेट्रोलिंग पार्टी को एम्बुश करके इन लोगों ने मार दिया था। नॉर्मली माउंटेन्स की वॉर में एडवांटेज हमेशा उन लोगों के पास में होता है जो ऊंचाई पर बैठे हुए होते हैं, यानी कि नेचुरली यहाँ पर पाकिस्तानी इंट्रूडर्स के पास में बहुत ज्यादा एडवांटेज था और इसी वजह से इंडियन आर्मी को काफी ज्यादा लॉसेस यहाँ पर झेलने पड़े थे। अब इंडिया के पास में रियाईसैट सैटेलाइट्स हैं जो सिंथेटिक अपर्चर रेडार के साथ में आती हैं और इन सैटेलाइट की मदद से काफी आसानी से इन रीजन्स में हो रहे मूवमेंट को मॉनिटर किया जा सकता है और अगर ये सैटेलाइट किसी भी तरीके के मूवमेंट को नोटिस करती हैं तो बिल्कुल रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए P-8I नेपट्यून जैसे एयरक्राफ्ट्स को वहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसिंग के लिए हेरॉन जैसे सिस्टम को भी वहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है और ये सिस्टम भारतीय सेनाओं को रियल टाइम डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। यानी कि सबसे पहली चीज, इंट्रूडर्स इंडिया में आकर इन पोस्टों के ऊपर कब्जा नहीं कर सकते हैं और हाइपोथेटिकली एनालिसिस के लिए मानकर चलते हैं कि अगर ये इन सेंसर से बच जाते हैं और किसी भी तरीके से इंडियन साइड में हाइट्स के ऊपर बंकर्स बना भी लेते हैं तो इंडिया का रेस्पॉन्स एक्चुअली क्या होगा। देखिए, हम लोगों को ये चीज भी समझनी पड़ेगी कि 1999 में जब कारगिल वॉर हुई थी उस समय इंडिया और पाकिस्तान की जियो स्ट्रैटेजिक कूटनीति में जो पोजीशंस थी वो आज की तुलना में बहुत ज्यादा अलग थी। देखिए, 1999 में पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलाई था, लेकिन आज की तारीख में पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस उतनी नहीं है। वहीं दूसरी ओर इंडिया की इंपॉर्टेंस बढ़ी है और इन सभी चीजों का जियो स्ट्रैटेजिक बैलेंस के ऊपर एक गहरा असर होता है। वैसे तो इस सिचुएशन में जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें पाकिस्तान ऐसी हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करने की कोशिश करता भी है तो मोदी जी के ऊपर इन सब चीजों को लेकर कोई भी प्रेशर नहीं होगा और वो काफी आसानी से पाकिस्तान की इस हिमाकत को लेकर रिटेलिएट कर सकेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के केस में ऐसा नहीं था, उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था और कहीं ना कहीं वही कारण था कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस नहीं की गई थी। लेकिन आज की तारीख में अगर कारगिल जैसा इंसिडेंस होता है, जिसके होने के चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली ऐसी सिचुएशन बनकर निकल कर आती है तो इंडियन आर्म फोर्सेस लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस करेंगी। देखिए, कारगिल वॉर के दौरान इंडियन आर्म फोर्सेस में बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स देखने मिले थे और इनमें से बहुत सारे शॉर्टकमिंग्स को ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से एड्रेस कर लिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर हेलीकॉप्टर गनशिप्स जो इन माउंटेनियस रिक्वायरमेंट को देखते हुए अवेलेबल नहीं थे वो आज रुद्रा, अपाचे और LCH के नाम पर अवेलेबल हैं। कारगिल वॉर के दौरान जो आर्टिलरी की सबसे बड़ी परेशानी रही थी वो थे गाइडेड शेल्स। एक एस्टिमेट के हिसाब से माना जाता है कि इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से लगभग 2.5 लाख शेल्स कारगिल वॉर के दौरान फायर किए गए थे, लेकिन ये सारे के सारे शेल्स अनगाइडेड शेल्स थे और नेचुरली जब आपके पास में गाइडेड शेल्स होते हैं जैसे कि एक्सकैलिबर या गाइडेड पिनाका तो चीजें बदल जाती हैं और आप कम एमिनेशन के साथ में ज्यादा इम्पैक्टफुल अटैक कर सकते हैं। इसके अलावा साल 2002 में भारत को स्मर्ज MBRL भी मिलना शुरू हो चुके थे। इस समय पिनाका भी काफी अच्छे नंबर में भारतीय सेनाओं के साथ में ऑपरेशनल है और स्विच जैसे UAV के साथ में मिलकर ये लॉन्ग रेंज आर्टिलरी सिस्टम काफी आसानी से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में दुश्मन के बंकर्स को ध्वस्त कर सकेंगे।
इसके अलावा ड्रोन स्वार्म्स की मदद से सर्वेलेंस, प्रिसिशन स्ट्राइक और हाई माउंटेनियस टेरेन में काफी आसानी से रीसप्लाईज भी की जा सकेंगी। वहीं पर अगर इंडियन एयरफोर्स की बात की जाए तो कारगिल के दौरान इंडियन एयरफोर्स के पास में एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम्स अवेलेबल थी और कहीं न कहीं यही कारण था कि पाकिस्तानी एयरफोर्स इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से दूर रही थी। आज की तारीख में भी रफाल और S-400 ट्रायम्फ के चलते ये डिस्पैरिटी मौजूद है और कहीं न कहीं अगर एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो पाकिस्तानी एयरफोर्स स्टैंड ऑफ रेंजेस से ही अटैक करने की कोशिश करेगी, यानी कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने इलाके में रहते हुए ही स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से कुछ म्यूनिशन इंडिया में फेंकने की कोशिश करेगी, जिसका नॉर्मली स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर बात की जाए ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की तो कारगिल की तुलना में आज भारतीय वायुसेना के पास में ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी काफी बेहतर है और इस तरीके की ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटीज के साथ में भारतीय वायुसेना काफी आसानी से स्टैंड ऑफ रेंजेस से पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में बंकर बस्टिंग कर पाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग इंडियन नेवी की बात करें तो आज इंडियन नेवी उस स्थिति में है कि पाकिस्तान के ऊपर नेवल ब्लॉकेड काफी आसानी से वो लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ समय के बाद में जब दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी के साथ में पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा तो इंडियन नेवी एक कमांडिंग पोजीशन में आ जाएगी और नेवी ये भी इंश्योर कर सकेगी कि कोई और देश पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी नेवी को इंडियन ओशन रीजन में नहीं भेज सकेगा। ओवरऑल यहाँ पर यह चीज कही जा सकती है कि आज 23 साल के बाद में पाकिस्तान कारगिल जैसी हिम्मत दोबारा नहीं कर सकता है और अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है तो उसको मल्टीपल मोर्चों पर हार का सामना करना पड़ेगा और इस बार इंडिया को उतने लॉसेस भी नहीं होंगे। हालांकि कारगिल रिव्यू कमेटी के बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस हैं जो अभी तक पूर्ण नहीं किए गए हैं, चाहे वो फील्ड आर्टिलरी रैशनलाइजेशन प्रोग्राम हो जिसके तहत लगभग 3000 आर्टिलरी पीसेस इंडियन आर्म फोर्सेस को अपने बेड़े में शामिल करनी थी, या फिर 30 इयर्स सबमरीन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो जिसके तहत 24 सबमरीन इंडियन नेवी को अपने बेड़े में शामिल करनी थी। ये चीजें आज भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई हैं। वहीं पर अगर बात की जाए CDS की तो CDS अपॉइंटमेंट किया गया था लेकिन आज वो पोजीशन खाली है और थिएटराइजेशन को लेकर बहुत ज्यादा अपडेट्स निकल कर बाहर नहीं आ रहे हैं। वहीं पर इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो वो भी समय के साथ नीचे जा रही है, यानी कि यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जिस तेजी से नीचे गया है उसके चलते आज पाकिस्तान कारगिल जैसी हिमाकत नहीं कर सकता है। लेकिन कारगिल रिव्यू कमेटी के बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशन हैं जो आज भी पूरे नहीं किए गए हैं और इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस एटलीस्ट इन रिकमेंडेशंस को जल्द से जल्द पूरा करके कैपेबिलिटी में वो जो गैप है उसको मिटिगेट करें, क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इंडिया के ऊपर एक दूसरे फ्रंट के खुलने के चांसेस ज्यादा हैं और इसी वजह से ये बहुत जरूरी है कि इंडियन आर्म फोर्सेस कम से कम उन रिकमेंडेशन को पूर्ण करें जो कारगिल रिव्यू कमेटी की तरफ से दी गई थी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।